तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज 567 से। 567 न्यूरोलॉजी, इसका फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन चल रहा है, न्यूरोलॉजी एंड स्पेशल सेंसेस। सबसे पहले इसमें है इंसोम्निया थेरेपी। इंसोम्निया थेरेपी में सबसे पहले है द नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स एंड सुफोरिक्सेंट एंड द रामेल्टिनोन। इन एजेंट्स को हम याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन REM स्लीप, नॉन से नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स और REM से रामेल्टिनोन और स्लीप से सुफोरिक्सेंट। तो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स में आते हैं एग्जांपल्स ज़ोलपिटम, ज़ैलिपनॉन एंड द एज़ोपिक्लोन। ज़ोलपिटम, ज़ैलिपनॉन एंड द एज़ोपिक्लोन। दे एक्ट वाई द BZ1 सब टाइप ऑफ द GABA1 रिसेप्टर। ठीक है, ये BZ1 सब टाइप ऑफ द GABA रिसेप्टर के ज़रिए एक्ट करते हैं। ठीक है, अटाक्सिया, हेडेक्स, कंफ्यूजन कॉज ओनली मॉडरेट डे आफ्टर साइकोमोटर डिप्रेशन एंड द फ्यू एपनेस्टिक इफेक्ट्स वर्सेस ऑल्डर सेडेटिव हिप्नोटिक्स। उसके बाद इनका एडवर्स इफेक्ट्स में अटाक्सिया है, हेडेक्स, कंफ्यूजन, दे कॉज ओनली मॉडरेट डे आफ्टर साइकोमोटर डिप्रेशन एंड द फ्यू एपनेस्टिक इफेक्ट्स। तो इनसे जो डे आफ्टर साइकोमोटर डिप्रेशन है वो सिर्फ मॉडरेट है, थोड़ी सी हो रही होती है और इनके थोड़े से ही एमनेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं। इस वजह से इनको प्रेफर किया जाता है ओल्डर सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे। these put you to sleep, short duration due to the rapid metabolism by liver enzymes. The effects can be reversed by the फ्लोमाजेनिल। जैसे बाकी बेंजोडाइज़ेपिन्स के इफेक्ट्स को रिवर्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोमाजेनिल। इसी तरीके से नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स के इफेक्ट्स को भी रिवर्स किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोमाजेनिल, which decreases the risk of dependency and the sleep cycle disturbance versus the benzodiazepine hypnotics। इनके अंदर डिपेंडेंसी की रिस्क भी डिक्रीज होती है और स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस भी इनके अंदर कम होती है एज कम्पेयर टू द बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स। इसके बाद आता है सुफोरिक्सेंट। सुफोरिक्सेंट इज ऑरेक्सिन हाइपोक्रेटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एक ऑरेक्सिन जो है वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। It can cause the CNS depression, that is somnolence, headache, abnormal sleep related activities. Contraindications में है narcolepsy, combination with a strong CYP3A4 inhibitors. It is not recommended in patients with liver disease, limited risk of dependency. इसमें लिमिटेड रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी है, लीवर डिजीज़ वालों में इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जबकि नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स की जो मेटाबॉलिज्म थी वो लिवर से बहुत ही फास्ट हो रही थी, इसी वजह से उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट था। इनकी जो है वो लीवर डिजीज़ में इनको देना ही नहीं चाहिए और इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एक नार्कोलेप्सी है और कॉम्बिनेशन विद स्ट्रॉन्ग CYP3A4 इनहिबिटर्स। CNS डिप्रेशन इनका एडवर्स इफेक्ट है, CNS डिप्रेशन, हेडेक्स, एबनॉर्मल स्लीप रिलेटेड एक्टिविटीज़। और एक्सिन हाइपोक्रेटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। रामेल्टिनोन मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। रामेल्टिनोन इज अ मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मेलाटोनिन एक हार्मोन है, ये हमारे स्लीप साइकिल वगैरह को रेगुलेट कर रहा होता है। तो रामेल्टिनोन मेलाटोनिन रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। इट बाइंड्स द MT1 एंड द MT2 इन द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। ये MT1 और MT2 को बाइंड करेंगे द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस में हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में है डिजीनेस, नोजिया, फटीग और हेडिक। और इसके जो हेडिक जो है वो इन सारों के जो साइड इफ़ेक्ट्स में आ रहा है, लेकिन इसकी कोई भी रिस्क नहीं है। नो नाउन रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी, इसमें डिपेंडेंसी की बिल्कुल ही रिस्क नहीं है। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी की जो रिस्क है वो बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स में होती है, उससे कम वो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन हिप्नोटिक्स में है, उससे कम फिर वो सुफोरिक्सेंट में है और सबसे कम रिस्क जो है वो रामेल्टिनोन में है। डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि अगर हम ड्रग ले रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें उसकी आदत हो जाती है, इस चीज़ को डिपेंडेंसी कहते हैं। तो ये चीज़ रामेल्टिनोन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से इसको सारे के सारे इंसोम्निया थेरेपी ड्रग्स में प्रेफर किया जाता है। और ये MCQ भी अक्सर आता है कि अगर कोई ऐसा ड्रग बताएं जिसके सबसे कम रिस्क जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे कम उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, तो वो जो उसमें नाम आता है वो रामेल्टिनोन का ही आता है। उसके बाद आता है ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स में सुमाट्रिप्टेन है। इट इज़ द 5-HT1B/1D एगोनिस्ट। ये सेरोटोनिन का एगोनिस्ट होता है और इसका 1B/सेरोटोनिन के रिसेप्टर
5-HT1B 1/1D receptor agonist inhibit trigeminal nerve activation। ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन को इसने इनहिबिट करना है। प्रिवेंट वेजोएक्टिव पेप्टाइड रिलीज। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन है इसकी वजह से अक्सर मिग्रेन भी हो रहा होता है, तो हम ट्रिप्टेंस यानी सुमाट्रिप्टेन को मिग्रेन के पेशेंट्स में भी ले रहे होते हैं ताकि हम ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन को इनहिबिट कर सकें। फिर इसके अलावा वेजोएक्टिव पेप्टाइड रिलीज को भी ये प्रिवेंट करता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। क्लिनिकल यूज इसका यही है, एक्यूट मिग्रेन, क्लस्टर हेडिक अटैक्स में भी ले सकते हैं। सुमो रेसलर ट्रिप्स एंड फॉल्स ऑन देयर हेड। एडवर्स इफेक्ट्स में है कोरोनरी वेजोस्पैज्म विच इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद CAD और द वेजोस्पास्टिक एंजाइना, इसलिए कि इनसे कोरोनरी वेजोस्पैज्म हो सकता है। इस वजह से हार्ट पेशेंट्स में को नहीं लेना चाहिए, जैसे CAD और वेजोस्पैस्टिक एंजाइना वाले पेशेंट्स में नहीं लेना चाहिए। माइल्ड पर इस्थीजिया करवा सकते हैं और सेरोटोनिन सिंड्रोम भी करवा सकते हैं अगर हम इसे दूसरे सेरोटोनिन एगोनिस्ट के साथ लेंगे तब। पार्किंसन डिजीज थेरेपी। पार्किंसन डिजीज थेरेपी में है द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आर द नॉन एर्गोट डोपामिन एगोनिस्ट। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी थी कि पार्किंसन डिजीज़ में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिस वजह से डोपामिन की इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसमें हम डोपामिन एगोनिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जो प्रिफर्ड है वो ज़्यादा नॉन एर्गोट डोपामिन एगोनिस्ट आर मोर प्रिफर्ड दैन एर्गो ड्राइव्ड डोपामिन एगोनिस्ट। तो उसके बाद है द नॉन एर्गो डोपामिन एगोनिस्ट विच आर यूजली स्टार्टेड इन यंगर पेशेंट्स में हम नॉन एर्गो डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं एंड लेवोडोपा विद कार्बिडोपा विच इज यूजली स्टार्टेड इन ओल्डर पेशेंट्स। अगर हम देखें कि ओल्डर पेशेंट्स को पार्किंसन डिजीज़ हुई है तो मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग उसमें लेवोडोपा विद कार्बिडोपा होगा। लेकिन अगर हम देखें कि यंगर पेशेंट में कोई पार्किंसन डिजीज़ हो गई है तो हमारे लिए मोस्ट प्रिफर्ड ट्रीटमेंट उस टाइम पे नॉन एर्गोट डोपामिन एगोनिस्ट होगी। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑफ द सबथैलेमिक न्यूक्लाई और द ग्लोबस पैलेटस इंटरनस में भी हेल्पफुल इन एडवांस डिजीज़। ये चीज़ भी MCQ में पूछी जाती है कि पार्किंसंस का सारा जो है वो सिनेरियो दिया होता है और वो कह रहे होते हैं कि कोई भी ड्रग इस पर अफेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम इसमें अब जो है वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करना चाहते हैं तो हमें कौन से रीजन की करनी चाहिए। तो ये हमें याद रखना होगा कि सबथैलेमिक न्यूक्लाई एंड द ग्लोबस पैलेटस इंटरनस, इन 2 रीजन्स की हम फिर उस टाइम पे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। डोपामिन एगोनिस्ट नॉन एर्गोट दे आर प्रिफर्ड, इसमें आता है प्रामिपिक्सोल एंड द रोपिरिनॉल। टॉक्सिसिटी इंक्लूड नोजिया, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशंस, कंफ्यूजन, स्लीपीनेस और एडीमा। और एर्गोट में है ब्रोमोक्रिप्टीन, इट इज़ रियरली यूज्ड ड्यू टू द टॉक्सिसिटी, यानी कि एर्गोट वालों की टॉक्सिसिटी नॉन एर्गोट से भी ज़्यादा है, जबकि नॉन एर्गोट वालों की भी देखें तो वो कम नहीं है। नोजिया भी हो रहा है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर यानी कि गैम्बलिंग, इसमें भी पर्सनालिटी चेंजेस आते हैं। कई दफ़ा पार्किंसन के सिनेरियो को बताने के बाद ये बताया होता है कि पेशेंट जो है वो गैम्बलिंग में लग गया और उसको कोई सही और गलत की सेंस नहीं रही। तो ये चीज़ भी हमें पता चल जानी चाहिए कि पार्किंसन ट्रीटमेंट का एडवर्स इफेक्ट हो गया। पोस्चरल हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशंस, कंफ्यूजन, स्लीपीनेस, एडीमा। इंक्रीज डोपामिन अवेलेबिलिटी, जिन्होंने डोपामिन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करना है उसमें आते हैं मेंटाटीन। दे कॉजेज इंक्रीज डोपामिन रिलीज एंड डिक्रीज इन डोपामिन रीअपटेक, मेनली यूज टू रिड्यूस लेवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेसिया। टॉक्सिसिटी इज पेरिफेरल एडिमा, लिवेडो रेटिकुलरिस एंड अटाक्सिया। तो उसके बाद आता है डोपामिन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने वाला एजेंट, वो है मेंटाडीन। मेंटाडीन ने एक तरफ तो डोपामिन रिलीज को इंक्रीज़ करना है और दूसरी तरफ उसके रीअपटेक को भी इनहिबिट कर देना है। इसने लेवोडोपा इंड्यूस डिस्काइनेसिया, जब हम लेवोडोपा देते हैं तो उसकी वजह से कुछ डिस्काइनेसियाज हो रहे होते हैं, उसके लिए उसके कंट्रोल के लिए जो है वो हमने मेंटाडीन को देना होता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए यानी इसकी ओवरडोज की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं वो हैं पेरिफेरल एडिमा, लिवेडो रेटिकुलरिस और अटाक्सिया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये लिवेडो रेटिकुलरिस क्या चीज़ है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि लिवेडो रेटिकुलरिस क्या होता है। इट इज़ थॉट टू बी ड्यू टू स्पैजम्स ऑफ द ब्लड वेजल्स और द प्रॉब्लम ऑफ द ब्लड फ्लो नियर द स्किन सरफेस। इसमें हमारे ब्लड वेजल्स के स्पैजम्स हो रहे होते हैं
और हमारे ब्लड फ्लो में मसला आ रहा होता है नियर द स्किन सरफेस, हमारे स्किन सरफेस के करीब। इट मेक्स अ स्किन लुक मॉटल्ड इन सॉर्ट ऑफ नेट पैटर्न विद क्लियर बॉर्डर्स। हमारी स्किन जो है वो मॉटल्ड लगेगी, ठीक है, और उसके ऊपर एक नेट के जैसा पैटर्न, जैसा नेट फैब्रिक होता है उस तरह का पैटर्न बन जाएगा, लेकिन उसके बॉर्डर्स जो हैं वो क्लियर रहेंगे। द कंडीशन मस्ट ऑफन शोज अप ऑन द लेग्स, ज़्यादातर ये कंडीशन लेग्स पे ही होती है। समटाइम्स लिविडो रेटिकुलरिस इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ बीइंग चिल्ड, कभी कभी ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ठंड लगने की वजह से भी हो रही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिस्काइनीजिया क्या है। Dyskinesias are the involuntary erratic breathing movements of the face, arms, legs और trunk, ठीक है। इनवॉलेंटरी हैं, एरेटिक यानी कि एकदम से, ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स ट्विस्टिंग मूवमेंट्स को कहते हैं, ऑफ द फेस, आर्म्स, लेग्स और ट्रंक। दे आर ऑफन फ्लूइड एंड डांस लाइक, but they may also cause rapid jerking or slow and extended muscle spasms. They are not a symptoms of Parkinson disease itself. यह पार्किंसन डिजीज़ का itself कोई सिम्टम नहीं है, इसके यानी कि अगर पार्किंसन डिजीज़ किसी और चीज़ के साथ एसोसिएटेड है तब हम देखेंगे कि डिस्काइनीजियाज हो रहे हैं। और वहाँ पे हमें यही बताया हुआ था कि जब पार्किंसन डिजीज़ होती है तो हम जो ड्रग्स ले रहे होते हैं जैसे लेवोडोपा, तो उस लेवोडोपा की वजह से डिस्काइनीजिया हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कि ये एरेटिक का क्या मतलब है। नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न मूवमेंट, अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ को एरेटिक कहते हैं। तो इस तरह के इनवॉलेंटरी एरेटिक जो रिदिंग मूवमेंट्स यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट्स हो रही हैं फेस की, लेग्स की, ट्रंक की, तो ये हमें डिस्काइनीजिया में मिलता है। और ये हमें पार्किंसंस ट्रीटमेंट जब हम लेवोडोपा के साथ करते हैं तो उसके बाद डिस्काइनीजिया हो रहा होता है। उस डिस्काइनीजिया को प्रिवेंट करने के लिए हम अमेंटाडीन दे सकते हैं। अमेंटाडीन जो है वो डोपामिन रिलीज़ को इंक्रीज़ करेगा और डोपामिन डी अपटेक को इनहिबिट करेगा। इसके बाद आता है दी एल डोपा अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़, एल डोपा की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने वाले कौन से एजेंट्स हैं? एजेंट्स प्रिवेंट द पेरिफेरल यानी कि प्री ब्लड ब्रेन बैरियर एल डोपा डिग्रेडेशन। तो ये जो एजेंट्स हैं ये हमारे पेरिफेरल यानी कि प्री ब्लड ब्रेन बैरियर एल डोपा की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एल डोपा है वो सीएनएस में एंटर हो पाता है और फिर वो सेंट्रल एल डोपा की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है फॉर कन्वर्जन टू डोपामीन। असल में ये होता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के एल डोपा होते हैं, एक होता है प्री ब्लड ब्रेन बैरियर जो पेरिफेरल होता है, और एक होता है जो हमारे ब्रेन में यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एल डोपा। तो जो सा हमारी पेरिफेरल एल डोपा होता है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है और ये वाला जो एल डोपा है ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर तक नहीं जा पाता, उससे पहले ही इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो अगर हम इसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर देंगे तो फिर ये सीएनएस में जा सकेगा, वहाँ जाके ये सेंट्रल एल डोपा बन जाएगा और इसकी कन्वर्जन डोपामीन में हो सकेगी। इस वजह से फिर हम डोपामीन के अमाउंट को ज़्यादा कर सकेंगे जो कि हमें पार्किंसन डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि लेवोडोपा जो है वो एल डोपा ओवर कार्बिडोपा। लेवोडोपा असल में एल डोपा ही की फॉर्म है और उसके बाद कार्बिडोपा ब्लॉक्स अ पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामीन। अब ये जो हम कार्बिडोपा देते हैं ये हम इसलिए देते हैं ताकि एल डोपा की पेरिफेरल कन्वर्जन को डोपामीन में कन्वर्ट होने से रोक सकें बाय इनहिबिटिंग द डोपा डी कार्बोक्सिलेज। और इस पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकने के लिए हमें एक एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करना होता है। आल्सो रिड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पेरिफेरल डोपा कन्वर्जन इनटू डोपामीन। और अगर पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एल डोपा इनटू डोपामीन होने लग जाए तो कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं जैसे नोजिया और वॉमिटिंग वगैरह, तो ये उसको भी प्रिवेंट करेगा। इस तरीके से हम लेवोडोपा और कार्बिडोपा को एक साथ ही देते हैं क्योंकि लेवोडोपा जो है वो समय एल डोपा है और जो कार्बिडोपा है वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर है। तो कार्बिडोपा ने इस डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दिया पेरिफेरल सिस्टम में, तो उसकी वजह से जो एल डोपा है यानी लेवोडोपा है वो अब सीएनएस में एंटर हो पाया और वहाँ जाके वो डोपामीन में कन्वर्ट हो गया।
Entacapone and the tolcapone prevent peripheral L-DOPA degradation to 3-O-methyl-DOPA by inhibiting the COMT. It is used in conjunction with levodopa. एंटाकपोन एंड टोलकपोन प्रिवेंट, ये उन्होंने दो एजेंट्स के नाम बताए हुए हैं। ये पेरिफेरल एल डोपा की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करते हैं इनटू 3-O-मिथाइल डोपा। ठीक है, जो हमारी पेरिफेरल सिस्टम है वहाँ पे एल डोपा की डिग्रेडेशन हो रही होती है इनटू द 3-O-मिथाइल डोपा में। इस डिग्रेडेशन को ये प्रिवेंट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम COMT। ये एक एंजाइम है, इसको ये इनहिबिट करते हैं यूजिंग कंजक्शन विद लेवोडोपा। तो इसको हम यूज़ करते हैं विद लेवोडोपा। तो एंटाकपोन और टोलकपोन ने क्या किया, हमारी पेरिफेरल सिस्टम में एल डोपा की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट किया इनटू 3-O-मिथाइल डोपा बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम COMT। और उसके बाद इसको हमने यूज़ करना है इन कंजक्शन विद लेवोडोपा। प्रिवेंट डोपामीन ब्रेकडाउन। इसके बाद हम देखेंगे जो डोपामीन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि ये एजेंट्स वो हैं जो सेंट्रली एक्ट करते हैं। अभी तक ऊपर जो हमने एजेंट्स पढ़े थे वो पेरिफेरली एक्ट कर रहे थे, वो प्री ब्लड ब्रेन बैरियर के एजेंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि जो सेंट्रली डोपामीन ब्रेकडाउन हो रहा है उसको प्रिवेंट कौन करते हैं। एजेंट्स एक्ट सेंट्रली, दैट इज़ पोस्ट ब्लड ब्रेन बैरियर टू इनहिबिट ब्रेकडाउन ऑफ डोपामीन। इन एजेंट्स ने हमारे ब्लड ब्रेन के बैरियर के मतलब क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच के हमारे डोपामीन के ब्रेकडाउन को इनहिबिट करना है। इसमें आता है सैलेजलीन एंड द रेसाजलीन। दे ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ डोपामीन इनटू डोपैक by selectively inhibiting the MAO-B which is more commonly found in the brain than in the periphery। अब हमारे ब्रेन में एक एंजाइम है, इसको हम कहते हैं MAO-B। ये MAO-B एंजाइम जो है हमारे डोपामीन को डिग्रेड कर देता है इनटू द डोपैक। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैलेजलीन एंड द रेसाजलीन। टोलकपोन को हमने पहले भी एंटाकपोन के साथ पढ़ा है। Tolcapone can cross the blood-brain barrier and blocks the conversion of dopamine to 3-methoxytyramine in the brain by inhibiting the central COMT। COMT हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल एंजाइम है जो कि डोपामीन की डिग्रेडेशन करवा रहा है इनटू द 3-O-मिथाइल डोपा में, लेकिन ये एंजाइम जो है ये सेंट्रली भी फाउंड हो रहा है और वहाँ पे ये डोपामीन को कन्वर्ट कर रहा है इनटू द 3-methoxytyramine यानी 3-MT में। तो टोलकपोन एक ऐसा एजेंट है जो पेरिफेरल भी एक्ट कर रहा है और सेंट्रली भी एक्ट कर रहा है और दोनों जगह पे डोपामीन की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए दो डिफरेंट एंजाइम्स को इनहिबिट एक ही डिफरेंट एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा है, लेकिन उनकी स्टेट डिफरेंट है। एक सेंट्रल COMT है, एक पेरिफेरल COMT है, और उनके जो रिजल्ट्स हैं जो डोपामीन की डिग्रेडेशन पेरिफेरल में हो रही थी वो थी 3-O-मिथाइल डोपा, लेकिन सेंट्रली डोपामीन की जो कन्वर्जन हो रही है वो हो रही है 3-methoxytyramine। तो टोलकपोन ने दोनों जगहों पे एक्ट करना है। कर्ब एक्सेस कोलिनर्जिक एक्टिविटी, इसमें है बेंजट्रोपिन ट्राईहेक्सीफेनिडिल। एंटी मस्केरेनिक इम्प्रूव्स ट्रीमर एंड द रिजिडिटी बट हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द ब्रैडिकाइनेसिस पार्किंसंस डिजीज। ये एंटी मस्केरेनिक एजेंट्स हैं। ठीक है, इन एंटी मस्केरेनिक एजेंट्स जो हैं वो बाकी सिम्टम्स को इम्प्रूव करेंगे जैसे ट्रीमर्स को और रिजिडिटी को, लेकिन ये ब्रैडिकाइनेसिया यानी कि जो कम मूवमेंट्स हो रही होती हैं इसमें पार्किंसन डिजीज़ में उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। ट्राई पार्किंग में माई मर्सिडीज बेंज। उसके बाद ये एक डायग्राम उन्होंने शो की हुई है, इसमें सारे एजेंट्स का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इजीली समझ आ सकता है। सबसे पहले उन्होंने सर्कुलेशन में बताया कि ये एल डोपा है और एल डोपा की कन्वर्जन एक तो 3-O-मिथाइल डोपा में हो रही थी और दूसरी इसकी डिग्रेडेशन हो रही थी इनटू द डोपामीन। तो ये जो डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम था इसको इनहिबिट कर रहा था कार्बिडोपा, और इस COMT को जो इनहिबिट कर रहा था वो था एंटाकपोन और टोलकपोन। अब इनकी अगर इनहिबिशन करवा देंगे तो एल डोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा और फिर ये इधर आ गया है इनटू न्यूरॉन्स। वहाँ पे आने के बाद इसमें डोपा डीकार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा तो ये डोपामीन में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे बताया है कि डोपामीन में कन्वर्ट हो गया और डोपामीन की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे साइनेप्स में इंक्रीज़ हो गई। ये चीज़ मेंटाडीन ने करवाई और इनका जो रीअपटेक होना था उसको भी मेंटाडीन ने प्रिवेंट कर दिया। ये जो न्यूरॉन थी ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल फ्रॉम दी सब्सटेंशिया निगरा दिया हुआ है और ये है पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल इन दी स्ट्रेटम। तो सब्सटेंशिया निगरा और स्ट्रेटम के बीच जो साइनेप्स है वो यहाँ पे शो किया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ डोपामीन रिसेप्टर्स है, ठीक है, और डोपामीन रिसेप्टर्स पैक करेंगे डोपामीन एगोनिस्ट। तो इसमें एक प्राइमीपिक्सोल है, नॉन एर्गोट, रोपिरिनॉल, नॉन एर्गोट, लेकिन प्रोमोक्रिप्टिन इज एर्गो ड्राइव्ड है। उसके बाद हमने देखा कि सेंट्रली भी डोपामीन जो है वो 3 मिथॉक्सी टायरामीन में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए हमें COMT की इनहिबिशन करनी होगी और उस एंजाइम की इनहिबिशन टोल्कापोन कर सकता है क्योंकि टोल्कापोन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। फिर हमने देखा कि डोपामीन जो है वो डोपैक में भी डिग्रेड हो रहा था विद दी हेल्प ऑफ माओबी एंजाइम। तो माओबी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है सेलेजनिन और रेसाजलिन, इनका भी हमने पढ़ा था। तो इस पूरी डायग्राम से हमें सारे के सारे पार्किंसंस ड्रग्स का अंदाज़ा हो रहा है कि वो हर ड्रग किस तरीके से जो हमारा सिस्टम है उसमें एक्ट करेगा। इसके बाद आता है कार्बिडोपा लेवोडोपा mechanism. They increase the dopamine in brain. Unlike the dopamine, L-dopa can cross the blood-brain barrier and is converted by the dopa decarboxylase in the CNS to dopamine. ठीक है, ये बात हमें पता है कि जो डोपामीन है वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन L-dopa जो है वो क्रॉस कर सकता है। तो ये जो डोपा कार्बिडोपा लेवोडोपा ही असल में तो कार्बिडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज का इनहिबिटर है। लेवोडोपा खुद L-dopa जैसा ही एक तरह की फॉर्म है, उसी की तरह का काम करता है। कार्बिडोपा पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर that cannot cross the blood-brain barrier is given with the L-dopa to increase the bioavailability of the L-dopa in the brain and to limit the peripheral adverse effects. Clinical uses Parkinson's disease. ये सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से कार्बिडोपा और लेवोडोपा मिलकर एक्ट करते हैं और किस वजह से फिर जो डोपामीन की कंसंट्रेशन है वो CNS में इंक्रीज़ हो पाती है, क्योंकि हम उसकी पेरिफेरल डिग्रेडेशन नहीं होने देते। इस वजह से L-dopa जो है वो इवेंचुअली CNS में चला जाता है और वहाँ जाके जब वो डोपा डिकार्बोक्सिलेज उसको डोपामीन में कन्वर्ट करता है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोपामीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में है नोजिया, हेलुसिनेशंस, पोस्चुरल हाइपोटेंशन विद प्रोग्रेसिव डिजीज। L-dopa can lead to the on-off phenomenon with improved mobility during on periods and then impaired motor function during off periods when the patient responds poorly to L-dopa or the medication wears off. ऐसा ऐसा इस मेडिसिन के साथ ऑन एंड ऑफ फेनोमेनॉन स्टार्ट हो जाएगा। जो मूवमेंट्स हैं वो ऑन पीरियड में इम्प्रूव हो जाएंगी और ऑफ पीरियड में पुअर हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है वो इस मेडिसिन को पुअर होता जाएगा और मेडिकेशन का जो इफेक्ट है वो भी वियर ऑफ होता जाएगा। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ थेरेपी। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ यहाँ पे एक अल्जीमर्स डिजीज़ दी हुई है, एक अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस दी हुई है और एक हंटिंगटन डिजीज़ दी हुई है। ये 3 डिजीज़ यहाँ पे उन्होंने हमें न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ दी हुई हैं, इनकी हमने ट्रीटमेंट देख लेनी है। अल्जीमर्स डिजीज़ में क्योंकि एसिटाइलकोलिन जो है वो कम हो जाता है तो हमने इसमें कुछ एजेंट्स लेने हैं जैसे डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन और गलेंटामीन। इनको ऐसे चीज़ें याद रखना होगा, डॉन रीवा गैला। अल्जीमर डिजीज़ में है डोनेपेजिल, रिवास्टिगमाइन और गलेंटामीन। दीज आर दी एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर्स। एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन जो है वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम करता है, तो ये उस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ताकि एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर सकें। These are the first line treatment. Adverse effects are nausea, dizziness, insomnia. They are contraindicated in the patients with the cardiac conduction abnormalities. Adverse effects में है nausea, dizziness और insomnia. Contraindicated in patient with the cardiac conduction abnormalities. जो cardiac patients हैं उनके अंदर ये नहीं देना चाहिए।
इसके बाद है मेमेंटीन। These are the NMDA receptor antagonist. Helps to prevent excitotoxicity. NMDA receptor antagonist है, एक्साइटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है, मीडिएटेड बाय कैल्शियम आयंस। ठीक है, इसने एक्साइटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना है NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करके। और ये जो एक्साइटोटॉक्सिसिटी है ये कैल्शियम आयंस की वजह से हो रही होती है, इस वजह से ये कैल्शियम आयंस की वजह से होने वाली एक्साइटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करेगा। इट इज़ यूज फॉर मॉडरेट टू एडवांस्ड डिमेंशिया। ये एडवांस्ड डिमेंशिया में यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट्स इसके डिजीनेस, कंफ्यूजन और हेलुसिनेशंस है। अमायोट्रोफिक लेटर सेकेरोसिस, इसकी ट्रीटमेंट करते हैं रीलूजॉल से। रीलूजॉल डिक्रीजेज द न्यूरॉन ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी। इसने भी न्यूरॉन्स के अंदर ग्लूटामेट से होने वाली एक्साइटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करना है। इट इंक्रीजेज सर्वाइवल, ट्रीट लो गेरिक डिजीज़ विद रीलोजॉल। लो गेरिक डिजीज़ भी दूसरा नाम है अमायोट्रोफिक लेटर सेकेरोसिस का, तो इसके नाम से रीलोजॉल जो है वो याद रख सकते हैं। हंटिंगटन डिजीज़, हंटिंगटन डिजीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं टेट्राबेनाजीन। इट इनहिबिट्स द वेजिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर। इसने वी मैट को इनहिबिट करना है, इसकी वजह से फिर इसने डोपामीन वेजिकल पैकेजिंग एंड रिलीज़ को प्रिवेंट करना है। ठीक है, इसने डोपामीन को प्रिवेंट करना है। पहले इसने वी मैट ट्रांसपोर्टर को इसने इनहिबिट करना है, जिसके बाद जो डोपामीन का वेजिकल है उसकी पैकेजिंग और उसका रिलीज़ प्रिवेंट हो जाएगा। इट मे बी यूज फॉर द हंटिंगटन कोरिया द टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया और हंटिंगटन कोरिया के लिए इसको यूज़ करते हैं टेट्राबेनाजीन को। इसके बाद आते हैं द एनेस्थेटिक्स जनरल प्रिंसिपल। तो इसमें हम देखते हैं कि एनेस्थेटिक्स जो उन्होंने हमें जनरल प्रिंसिपल दिया हुआ, तो इसमें यह है कि CNS ड्रग्स मस्ट बी लिपिड सॉल्युबल। CNS ड्रग्स को लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए ताकि वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकें और फिर वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकें। ड्रग्स विद डिक्रीज सोलेबिलिटी इन ब्लड, वो ड्रग्स जिनकी सोलेबिलिटी जो है वो कम होती है इन ब्लड, उनकी रैपिड इंडक्शन एंड द रिकवरी टाइम्स, वो बहुत ही जल्दी अपना एक्शन इंड्यूस करवाते हैं और बहुत ही जल्दी वो अपने एक्शन से फारिग हो जाते हैं, यानी कि रिकवरी टाइम्स भी उनकी फास्ट होती है। ड्रग्स विद इंक्रीज सोलेबिलिटी इन लिपिड्स, और जिनकी सोलेबिलिटी में सोलेबिलिटी इंक्रीज होती हैं इन लिपिड्स, उनकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मिनिमम अल्वियोलर कंसनट्रेशन MAC, द मिनिमम अल्वियोलर कंसनट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक required to prevent 50% of subjects from moving in response to the nauseous stimulus that is the skin incision। इससे मुराद है कि ये मिनिमम अल्वियोलर कंसनट्रेशन है जो हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम 50% ऑफ सब्जेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकें हिलने से इन रिस्पॉन्स टू नॉशियस स्टिमुलस स्किन इंसिजन के रिस्पॉन्स में। अगर हमने स्किन इंसिजन दिया है तो उससे जो सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उस रिस्पॉन्स को हमने प्रिवेंट करना है 50% ऑफ पेशेंट्स में। और अगर ये कंसनट्रेशन, अगर उनके अंदर ये मिनिमम अल्वियोलर कंसनट्रेशन ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक अचीव हो जाए। पोटेंसी का फार्मूला है इक्वल टू 1/MAC। एग्जांपल्स हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O हैज़ डिक्रीज ब्लड एंड लिपिड सोलेबिलिटी। अब इनकी सोलेबिलिटी डिक्रीज है तो इनकी इंडक्शन जो है वो फास्ट है और इनकी पोटेंसी लो है, जबकि हेलोथिन की लिपिड एंड ब्लड सोलेबिलिटी इंक्रीज्ड है। तो जिनकी सोलेबिलिटी इंक्रीज होती है उनकी पोटेंसी हाई होती है, लेकिन उनकी इंडक्शन जो है वो स्लो होती है। तो हमने ये याद रखना है कि जिसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा है, चाहे वो ब्लड में है चाहे वो लिपिड में है, तो उसकी जो पोटेंसी है वो ज़्यादा होगी और उसकी इंडक्शन और रिकवरी टाइम्स जो हैं वो स्लो होंगे। और अगर किसी की सोलेबिलिटी डिक्रीज है तो फिर उसकी जो रिकवरी टाइम है और इंडक्शन है वो फास्ट होगी, जबकि उसकी पोटेंसी जो है वो डिक्रीज होगी। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में है डेस्फ्लोरेन, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, मिथॉक्सीफ्लोरेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स सारों के एंड में ANE आ रहा है, लेकिन इसमें एक है जो थोड़ा जो यूनिक है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। मैकेनिज्म इनका अननोन है। अफेक्ट्स इनका मायोकार्डियल डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग, इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड द इंट्राक्रेनियल प्रेशर, डिक्रीज सेरिब्रल मेटाबॉलिक डिमांड।
एडवर्स इफेक्ट्स है मैकेनिज्म इनका अननोन है, लेकिन इसमें मायोकार्डियल डिप्रेशन भी है। इसमें मायोकार्डियल डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग ये करवाते हैं। सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाएंगे, इस वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी इंक्रीज़ करवाएंगे, लेकिन ये सेरिब्रल मेटाबॉलिक डिमांड को डिक्रीज़ करते हैं। सेरिब्रल ब्लड फ्लो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन सेरिब्रल मेटाबॉलिक डिमांड को डिक्रीज़ करेंगे। हम देखते हैं इन्होंने किन किन चीज़ों को डिक्रीज़ करना है। इन्होंने मायोकार्डियल डिप्रेशन करवानी है, इन्होंने रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवानी है, इन्होंने सेरिब्रल मेटाबॉलिक डिमांड भी डिक्रीज़ करवानी है। जो इन्होंने इंक्रीज़ करवाना है उसमें है द सेरिब्रल ब्लड फ्लो और इंट्राक्रेनियल प्रेशर और पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसके बाद आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में है द हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो हेलोथिन करवाएगा। फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी वो मिथॉक्सीफ्लोरेन करवाएगा। प्रो कन्वर्जेंट में एनफ्लोरेन एंड द एपिलेप्टोजेनिक। एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस इन द बॉडी कैविटी। और उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस इन द बॉडी कैविटी। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी कैविटी में ये एक्सपेंड करेगी। तो हिपेटोटॉक्सिसिटी हेलोथिन से, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मिथॉक्सीफ्लोरेन से, और प्रो कन्वर्जेंट में एनफ्लोरेन एंड द एपिलेप्टोजेनिक, और एक्सपेंशन ऑफ द ट्रैप्ड गैस इन द बॉडी कैविटी नाइट्रस ऑक्साइड। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। Malignant hyperthermia is a rare life-threatening condition in which inhaled anesthetics or succinylcholine induce severe muscle contractions and hyperthermia। ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स और सकेनाइलकोलिन जो हैं वो सिवर मसल कॉन्ट्रैक्शंस करवा देते हैं, एंड हाइपरथर्मिया यानी बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिवर किस्म की मसल कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं। Susceptibility is often inherited as autosomal dominant। ये autosomal dominant condition है with variable penetrance, और इसमें variable penetrance होती है। Mutations in ryanodine receptor, इसमें जो mutations हो रही हैं वो ryanodine receptors में हो रही होती हैं and RYR1 receptor which causes increase in calcium release from the sarcoplasmic reticulum। ये जो ryanodine receptor होता है ये हमारे skeletal muscles के अंदर contractions करवाने में मदद कर रहा होता है। तो इस रिसेप्टर के अंदर जो है वो म्यूटेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवर किस्म की मसल कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाती हैं, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसकी वजह ये बनती है कि जब इस रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशंस आती हैं तो बहुत तेज़ी से कैल्शियम रिलीज जो है वो होने लग जाता है फ्रॉम द सार्कोप्लास्मिक रेटिकुलम। इसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं डेंट्रोलिन से। डेंट्रोलिन जो है वो इस रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, रियानोडिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं दी इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स को। इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स के बाद जो है वो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स आते हैं। इसमें इन्होंने हमें 4 दिए हुए हैं। एक थियोपेंटल है, एक मिडाजोलाम, प्रोपोफॉल और कीटामाइन, टीएमपीके के नाम से हम इसको याद रख सकते हैं। तो थियोपेंटल जो है वो एक बारबिचुरेट है। इट फैसिलिटेट्स गाबा ए, एनेस्थीसिया इंडक्शन करवाता है। शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। Decrease in cerebral blood flow, high lipid solubility, effect terminated by the rapid redistribution into tissue and fat। थियोपेंटल एक बारबिचुरेट है, इसने गाबा ए के एक्शन को ज़्यादा करना है, जैसा कि हमने पहले भी बारबिचुरेट्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ा था। इन्होंने एनेस्थीसिया इंड्यूस करवाना होता है, लेकिन ये शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं। कि जो लिमिटेशन है वो ये है कि दे कैन बी यूज्ड इन ओनली शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स। इन्होंने सेरिब्रल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देना है, और लिपिड हाई सोलबिलिटी है। अगर इनकी सोलबिलिटी हाई है तो इसका मतलब यह है कि इनकी पोटेंसी भी ज़्यादा होगी। अफेक्टिंग का टर्मिनेट होएगा बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू एंड फैट। ये भी चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है कि हमने एक पेशेंट था, उसको एनेस्थीसिया किया है, तो अब उसका एनेस्थीसिया ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसका जो एनेस्थेटिक है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया इनटू टिश्यू और फैट। तो हमें याद रखना होगा कि थियोपेंटल की जो टर्मिनेशन है, जो इसकी अफेक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह ये बनती है कि ये फ़ौरन से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू द टिश्यूज़ एंड फैट।
मिडाजोलाम फैसिलिटेट्स गाबा ए, ये एक बेंजोडाइजेपीन है, इसने गाबा ए को फैसिलिटेट करना है। बारबिचरेट्स का हमें पता है कि ये गाबा ए की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि मिडाजोलाम जो है वो गाबा ए की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बेंजोडाइजेपीन्स हैं। इनको फ्रेंजोडाइजेपीन से याद रख सकते हैं कि दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। दे कैन बी यूज इन प्रोसीजरल सडेशन, प्रोसीजर के दौरान जो सडेशन करनी पड़ती है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे एंडोस्कोपी, अनीस्थीसिया इंडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। मे कॉज सीवर पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इनका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये ऑपरेशन के बाद बहुत ही सीवर किस्म की रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकते हैं। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड दी एंट्रोग्रेड एमनीसिया, एंट्रोग्रेड एमनीसिया में ये होता है कि कोई भी जो उससे पहले की उस इवेंट से पहले की जो मेमोरी होती है उसका लॉस हो जाता है, तो ये एंट्रोग्रेड एमनीसिया भी करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ करवाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं। तो जो थियोपेंटल था उसने सेरिब्रल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करवाया था, मिडाजोलाम ने रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाई, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करवाया और एंट्रोग्रेड एमनीसिया करवाया। प्रोपोफोल, प्रोपोफोल पोटेंशिएट्स गाबा ए, यानी ये तो एक तरह से ये भी गाबा ए को जो है फैसिलिटेट कर रहा है। रैपिड अनीस्थीसिया इंडक्शन, इसने बहुत ही तेज़ी से अनीस्थीसिया की इंडक्शन करवानी है, शॉर्ट प्रोसीजर्स भी यूज़ करते हैं, आईसीयू सेडेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। मे कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मिडाजोलाम से काफ़ी हद तक मैच हो रहे हैं। अगर आईसीयू सेडेशन का पूछा जाए तो उसमें प्रोपोफॉल यूज़ करते हैं। कीटामाइन जो है वो एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया सिम्पैथोमिमेटिक, ये एक सिम्पैथोमिमेटिक है और डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया में इसको यूज़ करते हैं। इट इंक्रीजेज द सेरिब्रल ब्लड फ्लो, ये थियोपेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसने सेरिब्रल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करना था। कीटामाइन ने सेरिब्रल ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना है। इमरजेंस रिएक्शन पॉसिबल विद डिसओरिएंटेशन, इसमें इमरजेंस रिएक्शन भी हो सकता है जिसमें डिसओरिएंटेशन हो रही होंगी, हेलुसिनेशन हो रहे होंगे और विविड ड्रीम्स हो रही होंगे। तो कीटामाइन में हमने ये वर्ड पढ़ा था कि डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा है डिसोसिएटिव्स आल्सो रेफर टू एज अ डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, दे आर द क्लास ऑफ psychedelic drug. This class of drug causes people to feel separated or detached from their body or physical environment. Dissociatives can also cause hallucinations and the other changes in thoughts, emotions and consciousness. तो ये है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया जो कीटामाइन करवाता है, जो कि एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फिर हमने पढ़ा था कि कीटामाइन के एडवर्स इफेक्ट्स में लिखा हुआ था कि इमरजेंस रिएक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा है इमरजेंस एजिटेशन इन्वॉल्व्स रेस्टलेसनेस, डिसओरिएंटेशन, एक्साइटेशन, नॉन पर्पसफुल मूवमेंट, इनकॉन्सोलेबिलिटी, थ्रैशिंग एंड इनकोहेरेंस ड्यूरिंग अर्ली रिकवरी फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। तो उस इमरजेंस रिएक्शन से असल में ये सब कुछ जो है वो मुराद है। इसका मतलब ये है कि कीटामाइन में इमरजेंस रिएक्शन भी हो सकता है और उसमें डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशंस और विविड ड्रीम्स होने लग जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स को, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक्स हमने दोनों कैटेगरीज इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स और इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स को पढ़ लिया। इसके बाद लोकल एनेस्थेटिक्स, इसमें एक आते हैं ईस्टर्स और एक अमाइड्स है। ईस्टर्स में है प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन और क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन। अमाइड्स में आते हैं लिडोकेन, मैपीवाकेन, बुपीवाकेन, रोपीवाकेन, प्रीलोकेन। अमाइड्स हैव 2 आईज इन देयर नेम्स। अगर हम देखें कि किसी एनेस्थेटिक के नाम में 2 आई आ रही हैं तो वो अमाइड्स होंगे, नहीं तो वो ईस्टर्स होंगे। तो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि लोकल एनेस्थेटिक इन्होंने ग्रीन कलर का डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। इसने इजीली एक्सोनल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया और सेल के इंटीरियर में आ गया। फिर इसने सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करना ही असल में लोकल एनेस्थेटिक्स का मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो मैकेनिज्म में भी यही बात लिखी हुई है कि दे ब्लॉक द न्यूरो ट्रांसमिशन वाया बाइंडिंग टू द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ऑन इनर पोर्शन ऑफ द चैनल अलोंग नर्व फाइबर्स। तो ये क्या करते हैं, ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं
इन देयर इनर पोर्शंस। मोस्ट इफेक्टिव इन रैपिडली फायरिंग न्यूरॉन्स, जो रैपिडली फायरिंग न्यूरॉन्स है उसमें ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। टर्शरी अमाइन लोकल एनेस्थेटिक्स पेनेट्रेट मेम्ब्रेन इन अनचार्ज फॉर्म, ये सबसे पहले जो मेम्ब्रेन को पेनेट्रेट करते हैं इन दी अनचार्ज फॉर्म, एंड देन दे बाइंड टू दी आइन चैनल्स एट चार्ज फॉर्म, और फिर चार्ज फॉर्म में ये बाइंड कर लेते हैं चैनल्स को। दे कैन बी गिवन विद दी वेजो कंस्ट्रिक्टर्स, इनको वेजो कंस्ट्रिक्टर्स जैसे एपिनेफ्रीन के साथ भी दे सकते हैं। टू एनहांस द ब्लॉक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बाय डिक्रीजिंग सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन, क्योंकि इससे इनकी जो एक्शन है वो उसको एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इन इन्फेक्टेड दैट इज़ एसिडिक टिश्यू, जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वो एसिडिक होता है। अल्कलाइन अनेस्थेटिक्स आर चार्ज्ड एंड कैन नॉट पेनेट्रेट द मेम्ब्रेन इफेक्टिवली, जो से इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो जो अल्कलाइन अनेस्थेटिक्स हैं वो चार्ज होते हैं, तो वो इस मेम्ब्रेन को इफेक्टिवली क्रॉस नहीं कर पाते। इस वजह से हमें ज़्यादा अनेस्थेटिक चाहिए होता है। ऑर्डर ऑफ लॉस, सबसे पहले जो है वो पेन का लॉस होएगा, फिर टेम्परेचर होगा, फिर टच और फिर प्रेशर। पेन टेम्परेचर जो है वो हार्श सेंसेशंस हैं, फिर टच और प्रेशर जो है वो लाइट सेंसेशंस हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हार्श सेंसेशंस का लॉस हो रहा है और फिर बाद में लाइट सेंसेशंस का लॉस हो रहा है। क्लिनिकल यूज इज़ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स, इनको माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ये नाम से पता चल रहा है कि ये माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स में ही यूज़ होते होंगे। स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एलर्जिक टू ईस्टर्स, अगर कोई ईस्टर्स के साथ एलर्जिक है तो अमाइड्स भी दे सकते हैं। CNS एक्साइटेशन एडवर्स इफेक्ट इनका सीवर कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी, तो हम देखते हैं कि इनके एडवर्स इफेक्ट्स में CNS एक्साइटेशन और सीवर कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी यानी बुप्रीवाकेन के साथ, फिर हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, एरिथमियाज कोकेन के साथ, और मिथेमोग्लोबिनीमिया बेंजोकेन और प्रिलोकेन की वजह से। इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारे पास जो थे जनरल एनेस्थेटिक्स, उन्होंने चीज़ों की डिप्रेशन करवाई हुई थी, कभी CNS डिप्रेशन करवा रहे थे, कभी मायोकार्डियल डिप्रेशन थी, कभी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे थे, तो कभी सेरिब्रल ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करते थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज़ एक्साइट हो रही है, CNS एक्साइटेशन हो रही, फिर कार्डियोवैस्कुलर की टॉक्सिसिटी हो गई, फिर हाइपरटेंशन हो गई, फिर एरिथमियाज हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक हाइपर स्टेट को जो है वो कन्वे कर रही हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोकल एनेस्थेटिक्स में और जनरल एनेस्थेटिक्स में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये हर चीज़ की जो है वो एक्साइटेशन करवा रहे हैं, जबकि जो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स है, जो जनरल एनेस्थेटिक्स है, वो हर चीज़ को डिप्रेस कर रहे थे। अब ये देखना है कि कौन सी चीज़ ने क्या करवाना है। बी के बाद क्योंकि सी आता है, तो कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी बुप्रीवाकेन की वजह से, और एरिथमिया जो हैं वो कोकेन की वजह से, और मेथिमोग्लोबिनीमिया ये बेंजोकेन और प्रिलोकेन की वजह से। बेंजोकेन प्रिलोकेन की वजह से मेथिमोग्लोबिनीमिया, एरिथमिया जो हैं वो कोकेन की वजह से, और बी के बाद क्योंकि सी आता है इस वजह से बुप्रीवाकेन से हो रही है कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स के दरमियान में जो कनेक्शन है उसको ब्लॉक करने वाले ड्रग्स। मसल पैरालिसिस इन सर्जरी और द मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो हम इनको यूज़ करते हैं सर्जरी के दौरान मसल पैरालिसिस करवाने के लिए, और मैकेनिकल वेंटिलेशन के दौरान भी यूज़ करते हैं। Selective for the NM nicotinic receptors and neuromuscular junction but not autonomic and N receptors are। तो इसमें जो है वो दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये वाले जो एजेंट्स हैं इन्होंने NM निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है, इन्होंने NN रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करना। एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं और एक ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स हैं। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो हैं NM निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे तो ये एक्ट कर देंगे, लेकिन ऑटोनॉमिक NN रिसेप्टर्स पे इन्होंने कोई एक्ट नहीं करना।
उसके बाद इनकी 2 फॉर्म्स हैं, एक है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स और एक है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स में कौन कौन से आते हैं। इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले वो है सकिनाइल कोलिन। सकिनाइल कोलिन इज द स्ट्रॉन्ग एन-एम निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि इस रिसेप्टर की रिएक्शन को ये फैसिलिटेट करेगा क्योंकि ये इस रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। प्रोड्यूसेस सस्टेन्ड डीपोलराइजेशन एंड प्रिवेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसने डीपोलराइजेशन को सस्टेन्ड कर देना है यानी प्रोलॉन्ग्ड कर देना है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट हो जाएगी। डीपोलराइजेशन जो है वो तब होती है जब हमने देखा कि पॉजिटिव आइंस जो हैं वो इन्फ्लक्स होता है पॉजिटिव आइंस का, ज़्यादातर सोडियम का, और उसके इन्फ्लक्स होने की वजह से जो है वो नेगेटिव चार्ज जो रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल होता है वो फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। लेकिन जब डीपोलराइजेशन सस्टेन्ड रह जाएगी, मतलब होती रहेगी, और उसके बाद जो है वो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, तो एक्शन पोटेंशियल के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ जाएगी जिसकी वजह से मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रिवेंट हो जाएगी। अगर हमने रिवर्सल और ब्लॉकेड करनी हो, यानी कि हमने सकिनाइकोलिन दे दिया, हमने मसल पैरालिसिस करवा दी और मसल पैरालिसिस करी, हमने डीपोलराइजेशन को सस्टेन्ड कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग एन-एम निकोटिनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो अब हमने करनी है इसकी ब्लॉकेड यानी कि मसल पैरालिसिस हो गई है, ब्लॉकेड हो गई है। अब हमने इसको रिवर्स कैसे करना है, इसका फेज़ 1 है और एक फेज़ 2 है। फेज़ 1 में है प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि फेज़ 1 में प्रोलॉन्ग्ड डीपोलराइजेशन है। तो इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि जो डीपोलराइजेशन उन्होंने सस्टेन्ड की थी, यानी कि उसको उन्होंने मतलब सस्टेन किया, उसको लंबा किया, तो फेज़ 1 में भी यही हुआ कि वो डीपोलराइजेशन जो थी वो प्रोलॉन्ग्ड हो गई। तो इस दौरान जो है वो कोई एंटीडोट हम नहीं देंगे, ब्लॉक को हम पोटेंशिएट कर देंगे बाय द कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स। कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स हम दे देंगे और उससे ये ब्लॉक पोटेंशिएट हो जाएगा, जिसका हम मतलब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशिएट का मतलब है इंक्रीज द पावर, इफेक्ट और लाइकलीहुड ऑफ समथिंग स्पेशली अ ड्रग और द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब तो ये बनता है कि फेज़ 1 में तो यहाँ पे फेज़ 1 में हमने देखा कि प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन थी, हमने कोई एंटीडोट नहीं दिया और ब्लॉक पोटेंशिएट हो गया बाय द कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स, यानी कि ब्लॉक की जो पावर है वो मज़ीद इंक्रीज़ हुई बाय द कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स। फिर फेज़ 2 था, उसमें डीपोलराइज्ड है, यानी कि डीपोलराइजेशन पहले प्रोलॉन्ग हुई लेकिन अब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है बट ब्लॉक्ड, लेकिन अभी भी वो ब्लॉक्ड है। तो एन-एम निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर अवेलेबल, लेकिन अब ये रिसेप्टर्स अवेलेबल हैं जिनको पहले सेंसिटाइज सकिनाइकोलिन ने जो है वो पहले बाइंड किया हुआ था, लेकिन अब ये रिसेप्टर्स अवेलेबल है बट डिसेंसिटाइज्ड, लेकिन ये डिसेंसिटाइज्ड है यानी कि अनरिस्पॉन्सिव है। मे बी रिवर्स विद द कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स, तो इसको भी हम कोलिनेस्टेरेस इनहिबिटर्स इस में भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हाइपरगैसीमिया, हाइपरकलीमिया, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। सकिनाइकोलिन की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अक्सर पूछी जाती हैं, तो इसमें हमें याद रखना चाहिए कि हाइपरकैल्सीमिया भी हो सकता है, हाइपरकलीमिया हो जाता है और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी हो जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मसल पैरालिसिस इन पेशेंट विद स्यूडो कोलिनेस्टेरेस डेफिशिएंसी। और अगर हमने किसी पेशेंट में सकिनाइकोलिन दिया है जबकि उसके अंदर पहले से ही स्यूडो कोलिनेस्टेरेस की डेफिशिएंसी थी, तो इनके अंदर जो मसल पैरालिसिस है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है। तो ये चीज़ भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आती है कि हमने पेशेंट को सकिनाइकोलिन दिया था और फिर वो एनेस्थीसिया में चला गया, मतलब कि उसके मसल पैरालिसिस हो गई और अभी तक उसकी मसल पैरालिसिस ही है, वो उस स्टेट से बाहर नहीं आ रहा। तो बताएं उसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो उसमें स्यूडो कोलिनेस्टेरेस एंजाइम डेफिशिएंसी होती है, इस वजह से वो उस ब्लॉकेट से बाहर नहीं आ रहा होता। नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, इसमें एक बात ये भी है कि अगर फेज़ 1 है जिसमें डीपोलराइजेशन जो थी वो प्रोलॉन्ग्ड थी,
तो अगर उस दौरान हम कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स देंगे तो ब्लॉक बजाय ख़त्म होने के मज़ीद पोटेंशियल हो जाएगा, मज़ीद उसकी पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जब हम देखेंगे फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया, यानी कि रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो गई है और NM निकोटिनिक रिसेप्टर्स भी अवेलेबल हैं, तब हम कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स देंगे तो ब्लॉक रिवर्स हो सकता है, मे बी रिवर्स विद कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। तो अगर हमने फ़ेज़ 1 के दौरान कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स को दे दिया तो ब्लॉक बजाय कम होने के मज़ीद पोटेंशिएट हो जाएगा, और अगर हमने उसको फ़ेज़ 2 के दौरान दिया तो फिर वो रिवर्स हो सकता है विद द कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स में आता है एट्राक्यूरियम, सिसएट्राक्यूरियम, पेंक्यूरोनियम एंड रोक्यूरोनियम, टूबोकुरारीन एंड विगोरोनियम। These are the competitive NM निकोटिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये NM निकोटिनिक रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। पहले हमने पढ़े थे एगोनिस्ट, अब ये उसी रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं, यानी कि उसको ब्लॉक कर रहे हैं। रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेट हमने कैसे करना है, सुगामाडेक्स और द कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स। या तो हम इसमें सुगामाडेक्स दे सकते हैं या फिर हम इसमें भी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जिसमें आता है नियोस्टिगमाइन और एट्रोफोनियम। एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक एट्रोपिन एंड द ग्लाइकोपाइरोलेट आर गिवन विद द कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स टू प्रिवेंट मस्करेनिक इफेक्ट्स लाइक ब्रेडिकार्डिया। तो इसमें हमने सुगामाडेक्स और कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स लाइक नियोस्टिगमाइन और एट्रोफोनियम को देना होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट को भी देना पड़ सकता है कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स के साथ, ताकि हम मस्करेनिक साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट कर सकें। इसके बाद आते हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। तो ऊपर जो हमने पढ़े थे वो थे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, यानी वो मसल पैरालाइसिस करवाने वाले ड्रग्स से, और ये हैं स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स जो हमारे स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करेंगे। इसमें एक तो BCD यानी बैक्लोफेन, साइक्लोबेंजापरीन, डेंट्रोलिन जो हमने पहले भी पढ़ा था, डेंट्रोलिन रियानोडिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, और एक टाइजैनिडीन। तो बैक्लोफेन और साइक्लोबेंजापरीन, डेंट्रोलिन, टाइजैनिडीन। तो बैक्लोफेन जो है वो बी से है, तो ये गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट इन द स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे एक गाबा बी रिसेप्टर होता है, ये उस रिसेप्टर का एगोनिस्ट है, उसकी एक्शन को फैसिलिटेट करता है। तो इसने करवाना है, ये यूज़ हम करते हैं जब मसल स्पेस्टिसिटी हो जाए, डिस्टोनिया हो जाए, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इसको यूज़ करते हैं। वो डिजीज़ जो मसल्स की स्टिफनेस को इंक्रीज़ कर रही हैं, रिजिडिटी को इंक्रीज़ कर रही हैं, और उसकी टोन को इंक्रीज़ कर रही हैं, इस तरह के डिजीज़ में हम बैक्लोफेन को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, डिस्टोनिया है, और मसल स्पेस्टिसिटी में भी इसको यूज़ करते हैं। इट एक्ट्स ऑन द बैक यानी स्पाइनल कॉर्ड, मे कॉज सेडेशन। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये मसल्स रिलैक्सेशन के साथ में सेडेशन भी करवा सकता है। साइक्लोबेंजापरीन एक्ट्स विद इन द CNS मेनली एट द ब्रेन स्टेम। बैक्लोफेन ने स्पाइनल कॉर्ड में एक्ट करना था, तो साइक्लोबेंजापरीन ने ब्रेन स्टेम में एक्ट कर देना है। इसने तब यूज़ होना जब मसल स्पैजम्स हो रहे हो। सेंट्रली एक्टिंग स्ट्रेचरी रिलेटेड टू ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड मे कॉज एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स एंड सेडेशन। ये भी सेडेशन करवा सकता है। ये एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स भी करवा सकता है। ये सेंट्रली एक्टिंग है, CNS पे एक्ट करेगा ब्रेन स्टेम पे, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को। डेंट्रोलिन को हमने भी पहले भी पढ़ा था, ये प्रिवेंट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द स्केलेटल मसल्स बाय इनहिबिटिंग द रियानोडिन रिसेप्टर RYR1 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। इसको हम यूज़ करते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में, विच इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स इन द सकिनाइल कोलिन एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये चीज़ हमने पहले नहीं पढ़ी। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक्स की टॉक्सिसिटी से ये डिजीज़ होती है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इट एक्ट्स डायरेक्टली ऑन मसल्स। टाइजैनिडीन इज द अल्फा-2 एगोनिस्ट, इट एक्ट्स सेंट्रली। टाइजैनिडीन अल्फा-2 एगोनिस्ट है, ये भी सेंट्रली एक्ट करेगा।
मसल स्पेसिसिटी में यूज़ होएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस में और सेरेब्रल पाल्सी में। तो इसके जो यूजेस हैं वो तकरीबन सिमिलर टू बैक्लोफेन हैं। इसमें जो एडिशन हो रही है वो हो रही है एक तो ALS की यानी अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस की और सेरेब्रल पाल्सी की। इनमें से जो एडवर्स इफेक्ट्स बताए हुए हैं वो सिर्फ बैक्लोफेन और साइक्लोबेंजाप्रीन के बताए हुए हैं। साइक्लोबेंजाप्रीन जो है वो एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स करवा सकता है, यानी कि जो एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये करवा सकता है और सडेशन करवा सकता है, और ये सेंट्रली एक्टिंग है और स्ट्रेचली रिलेटेड टू TCAs है। उसके बाद आता है ओपियोइड एनाजेसिक्स। ये वो एनाजेसिक्स हैं जो हमारे ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। तो इसमें है एक्ट एट द एगोनिस्ट एट ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो ओपियोइड रिसेप्टर्स हमने देखा कि ओपियोइड एनाजेसिक्स जो हैं वो ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। तो इसमें एक तो है म्यू रिसेप्टर, जो म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है बीटा एंडोर्फिन। फिर डेल्टा रिसेप्टर पे करेगा एनकेफालिन, एक्टनी और कैपा पे डायनोर्फिन टू मॉडुलेट द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इन्होंने ओपियोइड रिसेप्टर्स पे जो है वो एक्ट करना है। इन रिसेप्टर्स के नाम हैं, ये सारे इनके नाम हैं, जैसे म्यू रिसेप्टर को हम बीटा एंडोर्फिन कहते हैं, कैपा को हम डायनोर्फिन कहते हैं और डेल्टा को हम एनकेफालिन कहते हैं। इस तरीके से सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना है। दे क्लोज द प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स एंड ओपन द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेशियम चैनल्स। इन्होंने प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करना है और पोटेशियम चैनल्स पोस्ट साइनेप्टिक को ओपन करना है। दस दे डिक्रीज द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, इनहिबिट रिलीज ऑफ एस्टाइकोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, इन सारों की इन्होंने रिलीज को इनहिबिट कर देना है। एफिकेसी इज फुल एगोनिस्ट। इनकी जो एफिकेसी उसमें इनकी फर्दर डिवीजन हुई है कि इसमें फुल एगोनिस्ट हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक पार्शल एगोनिस्ट हैं और एक मिक्स्ड एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट हैं। फुल एगोनिस्ट में आता है मॉर्फिन, हेरोइन और मिपेरिडीन लॉन्ग एक्टिंग है, मीथाडोन, कोडीन, प्रो ड्रग एक्टिवेटेड बाय द CYP2D6 और फेंटानाइल। फुल एगोनिस्ट में एक तो मॉर्फिन था, हेरोइन है, मिपेरिडीन है जो कि लॉन्ग एक्टिंग भी होता है, मीथाडोन है, कोडीन जो है वो असल में एक प्रो ड्रग है और ये एक्टिवेट होता है बाय द CYP2D6 और एक फेंटानाइल है। पार्शियल एगोनिस्ट में बस एक ही है, वो है बुप्रीनॉर्फिन। मिक्स्ड में जो है वो नैलबुफिन है, पेंटाजोसिन है, बुटोरफानोल है। बुटोरफानोल है, नैलबुफिन है और पेंटाजोसिन है। एंटागोनिस्ट में सारे एन वाले हैं, नैलोक्सोन, नैलट्रिक्सोन और मिथाइल नैलट्रिक्सोन। क्लिनिकल यूज इज मॉडरेट टू सीवर और रिफ्रैक्टरी पेन and diarrhea and acute pulmonary edema and the maintenance programs for the opioid use disorders. न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, तो हम देखेंगे कि मॉडरेट टू सीवर पेन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। डायरिया में भी लेकिन ये यूज़ कर सकते हैं। उसमें यूज़ होता है लोब्रामाइड एंड द डाइफेनॉक्सिलेट, ये यहाँ पे लिखे तो नहीं हुए लेकिन इनको याद रखना है। डायरिया में यूज़ होते हैं लोब्रामाइड एंड द डाइफेनॉक्सिलेट। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में भी यूज़ होते हैं और अगर मेंटेनेंस प्रोग्राम कर रहे हैं ओपिएट्स को यूज़ को छुड़वाने के लिए तो उसमें मीथाडोन और बुप्रीनॉर्फिन यूज़ होगा प्लस नैलोक्सोन। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि MBN, ठीक है, मीथाडोन और बुप्रीनॉर्फिन प्लस नैलोक्सोन। न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, इसमें भी मीथाडोन यूज़ होगा और साथ में मॉर्फिन। एडवर्स इफेक्ट्स में है नोजिया, वॉमिटिंग, प्रूडिटर। तो हमने देखा कि ओपियोइड यूज डिसऑर्डर को जो है मेंटेनेंस प्रोग्राम में हम यूज़ करते हैं मीथाडोन और बुप्रीनॉर्फिन और प्लस नैलोक्सोन। न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम में जो है वो हम मीथाडोन और मॉर्फिन को यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में है नोजिया, वॉमिटिंग और प्रूडिटस। प्रूडिटस हो रहा होता है क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं। ओपियोइड यूज डिसऑर्डर हो सकता है यानी कि इनकी एडिक्शन हो जाती है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, स्पिंचर ऑफ ऑडी स्पैज़म है और मायोसिस हो जाएगी एक्सेप्ट मिपेरिडीन। पिपेरिडीन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग भी होता है और ये माइट्रियसिस करवाएगा।
एडिटिव CNS डिप्रेशन विद अदर ड्रग्स, ठीक है, ये CNS डिप्रेशन भी करवाते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं, स्पैज़म ऑफ बॉडी, स्पिंचर ऑफ बॉडी की स्पैज़म करवाते हैं, कॉन्स्टिपेशन करवा सकते हैं, और डायरिया को ये ट्रीट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन या एडवर्स इफेक्ट में करवा सकते हैं। टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू मायोसिस एंड कॉन्स्टिपेशन, टॉलरेंस जो है वो बाकी फैक्ट्स को तो हो जाएगी लेकिन मायोसिस और कॉन्स्टिपेशन पे नहीं होगी। ट्रीट टॉक्सिसिटी विद नैलोक्सोन एंड प्रिवेंट रिलैप्स विद नैलट्रिक्सोन वंस डिटॉक्सिफाइड, अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए जिसकी वजह से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होंगे तो इसको ट्रीट करने के लिए हम इसका एंटागोनिस्ट लेंगे, वो है नैलोक्सोन। फिर जब एक दफ़ा इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी तो इसके रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हम नैलट्रिक्सोन लेंगे। उसके बाद आता है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल इज़ अ वेरी वीक ओपियोइड एगोनिस्ट, ये भी एक ओपियोइड एगोनिस्ट है लेकिन ये काफ़ी वीक है। इट आल्सो इनहिबिट्स अ रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, इसने नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी इनहिबिट करना है। क्रॉनिक पेन में इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स सिमिलर टू ओपियोइड्स, दे डिक्रीजेज द सीजर थ्रेशोल्ड एंड सेरोटोनिन सिंड्रोम भी ये करवा सकते हैं। तो ट्रामाडोल जो है वो एक वीक ओपियोइड एगोनिस्ट है, रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को इनहिबिट कर रहा है, क्रॉनिक पेन में यूज़ होता है और ओपियोइड्स के सिमिलर है लेकिन इसने सीजर थ्रेशोल्ड को डिक्रीज़ करना है, यानी कि सीजर्स करवा सकता है और सेरोटोनिन सिंड्रोम भी करवा सकता है। तो ओपियोइड्स का हमने देखा था कि ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इनहिबिट कर रहे थे, उसमें स्टाइकोलिन था, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट है, सब्सटेंस भी है। तो इन्होंने क्या करना है, ट्रामाडोल ने रीअपटेक को इनहिबिट करना है, यानी कि इन्होंने नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना है। इनको बजाय डिक्रीज़ करने के इनको इंक्रीज़ करना है। तो जब ये इंक्रीज़ हो जाएंगे तो सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई होगी। मिक्स्ड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, तो मिक्स्ड वालों में हमने जो नाम पढ़े थे उसमें एक पेंटाथोसिन था, एक बुटोरफेनॉल था और एक नैलबोफिन था। ये तीनों के तीनों जो थे वो मिक्स्ड में आ रहे थे। तो पहले देखते हैं पेंटाथोसिन। पेंटाथोसिन जो है वो कैपा ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है और म्यू ओपियोइड रिसेप्टर का वीक एंटागोनिस्ट और पार्शियल एगोनिस्ट है। तो कैपा वाले का एगोनिस्ट है जबकि म्यू वाले का या तो पार्शियल एगोनिस्ट होगा या बिल्कुल ही उसका एंटागोनिस्ट होगा, पर वीक उसका एंटागोनिस्ट है। क्लिनिकल यूज इज एनाल्जेसिया फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन है। इसके बाद हम देखते हैं ये बुटोरफेनॉल। बुटोरफेनॉल भी जो है वो कैपा ओपियोइड रिसेप्टर का एगोनिस्ट है और म्यू ओपियोइड रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट है, लेकिन ये एंटागोनिस्ट नहीं है। इसमें बस ये फ़र्क है कि ये एंटागोनिस्ट बिल्कुल ही नहीं है और जो पेंटाथोसिन है वो म्यू रिसेप्टर का एक तो पार्शियल एगोनिस्ट है लेकिन साथ में वीक एंटागोनिस्ट भी है। इनका क्लिनिकल यूज़ जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पेंटाथोसिन है वो एनाल्जेसिया में यूज़ होता है फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन, जबकि बुटोरफेनॉल जो है वो सीवियर पेन में यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मिग्रेन एंड लेबर। तो पेंटाथोसिन दोनों किस्म की पेन में यूज़ हो सकता है, चाहे वो मॉडरेट हो या सीवियर हो, लेकिन बुटोरफेनॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीवियर पेन में ही यूज़ होगा। नोट्स में है कैन कॉज ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स, तो इसमें यह है कि ये ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स करवा सकता है इफ़ द पेशेंट इज़ आल्सो टेकिंग फुल ओपियोइड एगोनिस्ट ड्यू टू द कॉम्पिटिशन फॉर द ओपियोइड रिसेप्टर्स। तो अगर पेशेंट इसके साथ कोई फुल ओपियोइड एगोनिस्ट ले रहा है, जैसे जो पहले पढ़े थे उसमें मॉर्फिन था और हीरोइन था और उसमें मिपेरिडीन था और मिथाडोन और फेंटानाइल, ये सारे जो हैं ये फुल एगोनिस्ट। अगर इनमें से कोई इनके साथ लिया जा रहा है तो पेशेंट के अंदर जो है वो ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं। कॉजेज़ लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बुटोरफेनॉल के बारे में है कि दे कॉजेज़ लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दैन फुल ओपियोइड एगोनिस्ट। ये जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है उसको जो है वो कम करवाते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल ओपियोइड एगोनिस्ट। यूज़ विद फुल ओपियोइड एगोनिस्ट कैन प्रेसिपिटेट विड्रॉल, इनका भी वही हिसाब है कि अगर हम इनको फुल ओपियोइड एगोनिस्ट के साथ लेंगे तो ये विड्रॉल सिम्टम्स करवा सकते हैं। नॉट ईजिली रिवर्स विद नैलोक्सोन, नैलोक्सोन जो इनका एंटागोनिस्ट है उसके साथ इसको ईजिली रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन इज़ नेचुरली फाउंड इन हॉट पेपर्स। एक्सेसिव स्टिमुलेशन एंड डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द नोसिसेप्टिव फाइबर्स, यानी कि जो पेन फाइबर्स हैं उनकी ये
एक्सेसिव स्टिमुलेशन और डिसेंसिटाइजेशन जो है उनकी करवाता है, जिसकी और उसके बाद ये सब्सटेंस पी के रिलीज़ को डिक्रीज़ करके पेन को डिक्रीज़ करेगा। यानी कि अगर पेन हो रही है और वो पेन जो है वो न्यूरोपैथिक है, ब्रेन की वजह से हो रही है, तो हम उस ब्रेन से आने वाले नोसिसेप्टिव फाइबर्स को डिसेंसिटाइज कर देंगे, उनके अंदर से सब्सटेंस पी के रिलीज़ को इनहिबिट करके पेन को इनहिबिट कर सकते हैं। क्लिनिकल यूज इसका है मस्कुलोस्केलेटल एंड द न्यूरोपैथिक पेन। ग्लूकोमा थेरेपी में हमने इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करना होता है वाया डिक्रीज अमाउंट ऑफ एक्वाइस ह्यूमर। एक्वाइस ह्यूमर के अमाउंट को डिक्रीज़ करके हमने इंट्राओकुलर प्रेशर को इसमें डिक्रीज़ करना है। इनहिबिट सिंथेसिस एंड सेक्रीजन, तो इन्होंने क्या करना है कि हमने यहाँ या तो हमने एक्वाइस ह्यूमर की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना है, या उसकी सेक्रीजन को इनहिबिट कर देना है, या हमने उसके ड्रेनेज को इंक्रीज़ कर देना है। तो इसमें जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो हैं बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट, डायोरेटिक्स, प्रोस्टैग्लैंडिन्स एंड द कोलिनोमिमेटिक्स M3। तो इसमें बीटा ब्लॉकर्स में है टिमोलोल, पिटेक्सोलोल और कार्टियोलोल। इन्होंने एक्वाइस ह्यूमर की सिंथेसिस को डिक्रीज़ करना है। नो पिपुलरी और विजन चेंजेस। तो इसमें हमने देखा कि टिमोलोल, पिटॉक्सोलोल और कार्टियोलोल, जिनके एंड में येलो एल आ रहा होता है, वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। इन्होंने एक्वाइस ह्यूमर की सिंथेसिस को डिक्रीज़ करना है ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर सकें, लेकिन इसका कोई भी पिपुलरी या विजन चेंजेस यानी कोई एडवर्स इफेक्ट्स इसका नहीं है। अगर हम देखें अल्फ़ा एगोनिस्ट को, तो इन्होंने एपिनेफ्रीन, अल्फ़ा 1, एपराक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन अल्फ़ा 2, तो इन्होंने इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करना है। जो एपिनेफ्रीन उन्होंने अल्फ़ा 1 पे एक्ट करना है, जबकि एपराक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन ने अल्फ़ा 2 पे एक्ट करना है। इन दोनों रिसेप्टर्स को इन्होंने एगोनिस्ट हैं यानी कि फैसिलिटेट करना है। तो इन्होंने एक तो एक्वाइस ह्यूमर की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देना है वाया वेजोकंस्ट्रिक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा के एक्वाइस ह्यूमर सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देंगे। दूसरा, ये एक्वाइस ह्यूमर सिंथेसिस को डिक्रीज़ करेंगे एपराक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। वेजोकंस्ट्रिक्शन से जो डिक्रीज़ करेंगे वो एपिनेफ्रीन है, जो वैसे ही डिक्रीज़ करेंगे वो एपराक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन। इसके अलावा इन्होंने आउटफ्लो ऑफ द एक्वाइस ह्यूमर को भी इंक्रीज़ करना होता है वाया द यूवी और सर्कुलर पाथवे। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 सिंथेसिस से जो है वो थ्री मैकेनिज़्म से इन्होंने जो है वो एक्वाइस ह्यूमर को डिक्रीज़ करना है। एक तो इन्होंने एक्वाइस ह्यूमर की सिंथेसिस को डिक्रीज़ कर देना है वाया द वेजोकंस्ट्रिक्शन, ये काम एपिनेफ्रीन ने करना है। एक वो है जिन्होंने एक्वाइस ह्यूमर सिंथेसिस को वैसे ही डिक्रीज़ कर देना है, तो ये काम एपराक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन ने कर देना है। फिर इन्होंने जो उसकी ड्रेनेज है वो यूवी सर्कुलर पाथवे से जो हो रही होती है उसको इंक्रीज़ कर देना है। तो इस तरीके से इन्होंने एपिनेफ्रीन वो इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करना है और अमाउंट ऑफ एक्वाइस ह्यूमर को डिक्रीज़ कर देना है। साइड इफ़ेक्ट्स में इनके माइड्रियसिस अल्फ़ा 1 डू नॉट यूज़ इन क्लोज एंगल ग्लोकोमा। इनको हम जो है वो क्लोज एंगल ग्लोकोमा में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये माइड्रियसिस करवाएंगे जो अल्फ़ा 1 वाले हैं यानी एपिनेफ्रीन वाले। ब्लरी विजन करवा सकते हैं, एक्यूलर हाइपरीमिया करवा सकते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन करवाएंगे, एक्यूलर एलर्जिक रिएक्शंस करवाएंगे, एक्यूलर प्रोडेटिस करवाएंगे। एलर्जिक रिएक्शंस होंगी, फॉरेन बॉडी की सेंसेशंस होंगी, हाइपरीमिया हो सकता है, ब्लरी विजन हो जाएगी। और माइड्रियसिस इनका जो फर्स्ट साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये माइड्रियसिस करवाएंगे। ये MCQ में भी आ सकता है कि पेशेंट को क्लोज एंगल ग्लोकोमा है या फिर क्लोज एंगल वाली कोई भी फाइंडिंग बताई होगी, और ये सब बता के उन्होंने ये पूछा होगा कि अब हम इसमें जो है वो इसमें अल्फ़ा एगोनिस्ट जो है वो हमें देना चाहिए या नहीं। MCQs में ऑप्शंस नहीं होंगे, तो उसमें हमें जो है वो एपिनेफ्रीन को चूज़ नहीं करना क्योंकि एपिनेफ्रीन जो है वो माइड्रेसिस करवाता है, तो क्लोज एंगल ग्लोकोमा में हम इसको यूज़ नहीं करते। इसके बाद हम डायोरेटिक्स को देखते हैं। तो डायोरेटिक्स में ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एस्ट्राजोलामाइड आता है। एस्ट्राजोलामाइड ने भी एक्वाइस ह्यूमर सिंथेसिस को डिक्रीज़ करना है वाया इनहिबिशन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसने एक्वाइस ह्यूमर की सिंथेसिस को इस तरह डिक्रीज़ करना है कि इसने एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसकी इनहिबिशन करवा देनी है। एडवर्स इफेक्ट में इसमें भी कोई पिपुलरी या विजन चेंजेस नहीं होंगे। प्रोस्टैग्लैंडिन्स में देखें तो इसमें बिमेटोप्रोस्ट और लेटानोप्रोस्ट हैं। दीज आर दी PGF2 अल्फ़ा। तो ये PGF2 अल्फ़ा जो हैं उसके उस पर एक्ट करते हैं।
बिमेटोप्रोस्ट और लटैनोप्रोस्ट। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आउटफ्लो ऑफ द एक्वाइस ह्यूमर को इंक्रीज कर देना है वाया डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो थ्रू द यूवियोसेक्लेरल पाथवे। इन्होंने ये करना है कि इन्होंने एक्वाइस ह्यूमर की ड्रेनेज करवानी है यूवियोसेक्लेरल पाथवे के ज़रिए। डार्कन्स कलर ऑफ आइरिस दैट इज़ ब्राउनिंग और आईलैश ग्रोथ। इन्होंने आइरिस के जो कलर है उसको डार्क कर देना है, यानी कि ब्राउनिंग हो जाएगी और आईलैश की इसमें ग्रोथ हो जाएगी। उसके बाद आते हैं द कोलिनोमिमेटिक्स M3। ये डायरेक्ट भी होते हैं और ये इंडायरेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट में आते हैं पिलोकार्पिन एंड द कार्बाकोल। इंडायरेक्ट में आते हैं फाइजोस्टिगमाइन एंड द इकोथियोफेट। तो इन्होंने जो है वो आउटफ्लो ऑफ एक्वाइस ह्यूमर को इंक्रीज करना है वाया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सेलरी मसल एंड ओपनिंग ऑफ द ट्रेबेकुलर मैशवर्क। अभी तक हमने जितनी भी ड्रेनेज पढ़ी थी वो यूवियोसेक्लेरल पाथवे के ज़रिए पढ़ी थी, लेकिन कोलिनोमिमेटिक्स में हमने देखा कि जो उसकी आउटफ्लो हो रही है वो वाया द ट्रेबेकुलर मैशवर्क है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑफ द सेलरी मसल और फिर ओपनिंग होगी ऑफ द ट्रेबेकुलर मैशवर्क। यूज़ पिलोकार्पिन इन द एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा। अगर एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा हो गया तब हम यूज़ कर सकते हैं पिलोकार्पिन को। वेरी इफेक्टिव एंड ओपनिंग मैशवर्क इनटू कैनाल ऑफ सक्लम, यानी कि जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क के ज़रिए जो ड्रेनेज हो रही होती है वो कैनाल ऑफ सक्लम में एक्वाइस ह्यूमर जा रहा होता है, तो उसके ज़रिए जो है वो ये जो ड्रेनेज होती है उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कोलिनोमिमेटिक्स। और अगर हम देखें कि एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लोकोमा हो गया तब हम पिलोकार्पिन दे सकते हैं, क्योंकि ये वेरी इफेक्टिवली ओपनिंग करवाता है मैशवर्क की इनटू द कैनाल ऑफ सक्लम। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो है मायो। तो इसके बाद हमने देखा कि जो पिलोकार्पिन है उसको हम इस तरीके से जो है वो एंगल क्लोयर ग्लोकोमा में यूज़ कर लेंगे। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स में देखें तो इसमें मायोसिस है विच इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपलरी स्पिंक्टर मसल्स एंड साइक्लोस्पैजम्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेलरी मसल, क्योंकि कोलिनोमिमेटिक्स ने सेलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा के ओपनिंग ऑफ ट्रेबेकुलर मैशवर्क करवानी होती है। इस वजह से ये साइक्लोस्पैजम भी करवा सकते हैं, यानी कि ये एकदम से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेलरी मसल भी करवा सकते हैं। मायोसिस भी हो जाती है। मायोसिस जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी पिपलरी स्पिंक्टर मसल्स। तो ये मायोसिस जो है वो कोलिनोमिमेटिक्स की वजह से हो रही है, जबकि माइड्रेसिस जो थी वो अल्फा-1 एगोनिस्ट यानी एपिनेफ्रिन की वजह से हो रही थी। तो ये हो गए कि साइड इफ़ेक्ट्स। हमने यहाँ पे देखा कि इन सारों ने जो है वो एक्वाइस ह्यूमर सिंथेसिस को डिक्रीज़ करना है, एक्वाइस ह्यूमर सिंथेसिस को डिक्रीज़ करना है। लेकिन जो अल्फ़ा एगोनिस्ट हैं उन्होंने जो है वो इसके एक्वाइस ह्यूमर के ड्रेनेज को भी इंक्रीज़ करना है वाया द यूवियोसेक्लेरल पाथवे। प्रोस्टैग्लैंडिन्स ने भी आउटफ्लो को इंक्रीज़ करना है वाया द यूवियोसेक्लेरल पाथवे, लेकिन कोलिनोमिमेटिक्स तो बिल्कुल ही हटकर हैं। इन्होंने आउटफ्लो को इंक्रीज़ करना है बाय द ट्रेबेकुलर मैशवर्क पाथवे। तो ये दो ही पाथवेज होते हैं, हम ग्लोकोमा में पढ़ चुके हैं कि एक इसमें ट्रेबेकुलर मैशवर्क के ज़रिए ड्रेनेज हो रहा होता है, 90% ड्रेनेज यहीं से हो रहा होता है, सिर्फ 10% ड्रेनेज जो है वो यूवियोसेक्लेरल पाथवे के ज़रिए हो रहा होता है। तो कोलिनोमिमेटिक्स जो है वो इसमें काफ़ी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क को ओपन करके जो है वो ड्रेनेज करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो न्यूरोलॉजी वाला सेक्शन ख़त्म होता है।